हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12 का बायोलॉजी का बहुत ही शानदार चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का। आज हम वन शॉट के अनुसार इस चैप्टर का क्विक रिवाइज करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी दोस्त इस चैप्टर से वांछित ना रहे, क्योंकि ये चैप्टर हाई वेटेज का देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आरबीसी बोर्ड से हो। तो चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, कक्षा 12 का चैप्टर है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं, कम समय में हम क्विक रिवाइज करेंगे इस चैप्टर का। तो फिर चलते हम यानी कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी मुख्यतः अनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधे एवं जंतु का उपयोग करते हुए जैव वैषयिक व जैविक पदार्थ का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कौन सी फील्ड में देखने को मिलता है। एससीएलटी लाइन टू लाइन में लेके आया हूं, ये वन शॉट है। तो चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल फील्ड में देखने को मिलता है। निदान सूचक, कृषि, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, रूपांतरित फसलें और संशोधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से। हाँ, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन सा उपयोग होता है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि अनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, जो भी जेनेटिक्स पर निर्भर होकर फसल उगती है उस पर। और नेक्स्ट पॉइंट है कार्बनिक कृषि, जैसे खाद, गोबर, जो भी है। रासायनिक आधारित कृषि, केमिकल मिला के जो फसलें, सब्जियां बनाई जाती है, उस पर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट, हरित क्रांति के द्वारा खाने की पूर्ति में 3 गुना वृद्धि में सफलता पाने के बाद भी, मतलब हरित क्रांति आने के बाद 3 गुना सफलता पाने के बाद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या बढ़ती हमारे देश में के लिए खाने की पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उन्नत किस्मों की फसलों का उपयोग और उसे कृषि रासायनिक का उपयोग किया गया है, परंतु इन रासायनों का किसानों के लिए काफी महत्व है और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए अनुवांशिक रूपांतरित फसलें ही एक ऐसा तरीका है जिससे खाद्य उत्पादन वृद्धि की जा सकती है। यह पॉइंट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता रूपांतरित जीव, पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्ताकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, यानी कि जिनके जेनेटिक्स जिस होते हैं गुणसूत्रों में, वो हस्ताकौशल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों का उपयोग, यानी कि जो अनुवांशिक से जेनेटिक्स से निर्मित जो पौधे है, जो प्लांट है, उसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, लाइफ स्टाइल में। तो अब ये पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं प्यारे दोस्तों। हाँ, खाद्य पदार्थ के पोषणीय स्तर में वृद्धि, जैसे कि राइस यानी कि गोल्डन चावल जिसमें विटामिन ए जिसमें अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये पौधे अजैव प्रतिबल, ठंडा, सूखा, लवण और ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक और पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, इंपोर्टेंट पॉइंट है। और पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल। और नेक्स्ट है बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादों का उत्पादन, ये भी इंपोर्टेंट। अब बढ़ता है बिट्टी कपास जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बिट्टी की, आपसे क्वेश्चन या पुट हो सकता है। बेसिलस थुरिनजिस जीवाणु ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो लिपिडो प्रोटीन तंबाकू की कलिका में कीड़ा पाया जाता है जिसका नाम है कैलियोप्रोटोरॉन भृंग और डिप्ट्रोन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है इस पैराग्राफ से बोर्ड एग्जाम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरीके से समझ के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, बेसिलस थुरिनजिस यानी कि बिट्टी जीवाणु में अपने जीवन की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रवों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रवों का निर्माण करता है।
ये विषयुक्त प्रोटीन स्यों जीवाणु को नहीं मारता, यानी कि जीवाणु को नहीं मारता, बैक्टीरिया को नहीं मारता, क्योंकि ये प्रोटीन प्राकृतिक रूप में होता है, यानी कि नेचुरल रूप में होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन के द्वारा किया जाता है, उस जीन का नाम क्राइजीन होता है। क्या नाम है? क्राइजीन होता है। उसने उससे बनने वाले प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बिट्टी विष भी अनेक प्रकार के होते हैं, यानी कि जो बिट्टी बेसिलस thuringiensis से विष यानी कि जहर होता है एक तरह का, वही भी अनेक प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिन्हें अलग अलग जीन द्वारा कोड किया जाता है। फर्स्ट है क्राई ए सी और क्राई 2AB जीन द्वारा बनाए गए विषयुक्त प्रोटीन कपास के गोलक शलभ कर्मी को नियंत्रण करते हैं। किसको करते हैं? किसको नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है कपास के गोलक शलभ कर्मी को नियंत्रित करता है। क्राई 1AB जीन के द्वारा बने गए विषाक्त प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से एक एक एनसीईआरटी की लाइन में पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझा पा रहा हूं, यानी कि बेसिक्स के साथ और एक वन शॉट के साथ आपका क्विक रिवाइज इस वीडियो में हो पा रहा है। हाँ, जब भी कोई कीट इस बातों को खाता है, यानी कि जो बिट्टी खाता है, ये निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल यानी कि इंटरनल कैनाल में सारी यानी कि सारी माध्यम के कारण सक्रिय हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है। ये सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला कोशिका में छिद्र कर देता है, जिसके कारण कोशिका फट जाती है और कीट भी की मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कीट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम आगे ये आप देख पा रहे हो कुछ एग्जाम्पल बेसिलस thuringiensis जिसमें बटरफ्लाई कैटरपिलर और ये जीवाणु, ये क्राई जीन और क्राई प्रोटीन कीट की आहार नाल में प्रवेश करता है सारी माध्यम में, और क्राई प्रोटीन सक्रिय होकर कीट की मृत्यु हो जाती है अंत में। ठीक है, जिसमें हम मिट्टी कॉटन के माध्यम से टमाटर बना सकते हैं। देखो फ्लोर टमाटर ग्रोथ पेक्टिन पहली ग्लोटो यूरोनेज एंजाइम पेक्टिन को नष्ट करता है ये एंजाइम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा चावल जो जेनेटिक्स एग्रीकल्चर कृषि पर आधारित था, जिसमें विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अगर गोल्डन राइस में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रोतोती यानी कि नाइट कलर ब्लाइंड ऐसा रोग है जो रात में दिखाई नहीं देता। अगर ये रोग हो जाता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जिसमें केरोटिन जीन नॉर्मल चावल में पाए जाते हैं नहीं, और ये जीन सुनहरे चावल में देखने को मिलता है। विटामिन ए, ये खाने से आपको कलर ब्लाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट है पीड़क प्रतिरोधी पादप, यानी कि जिसमें तंबाकू है, जिसमें तंबाकू सूत्रकृमि तंबाकू का नाम है, तंबाकू सूत्रकृमि मेलाइडोगाइन इनोकोनिशिया जड़ों को संक्रमित करता है, उत्पादन कम कर देता है, उत्पादन कम हो जाता है। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का फ्लावर और सेवर परजीनी टमाटर, यानी फ्लोर सेवर और ट्रांसजेनिक टमाटर। फ्लोर सेवर टमाटर एक अनुवांशिक रूपांतरित फसल है का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर सेवर टमाटर किसका उदाहरण है? अनुवांशिक रूपांतरित फसल का उदाहरण है। इस तकनीक में टमाटर की कोशिका की पेक्टिन को नष्ट करने वाले पॉलीग्लुटायूरोनेज नाम एंजाइम की संश्लेषण दर को कम कर दिया जाता है, क्योंकि पॉलीग्लुटायूरोनेज के कारण ही मिट्टी में कोमलता आती है, जिसके कारण टमाटर लंबे समय तक ताजा रहता है। इसके कारण नेक्स्ट पॉइंट है सूत्रकृमि प्रतिरोधी पादप क्या है? नोमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सूत्रकृमि मानव जंतु और पौधों पर परजीवी होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो सूत्रकृमि होते हैं वो मानव जंतु और पौधों पर क्या होते हैं? परजीवी है। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है रिक्त स्थान में। सूत्रकृमि मेलाइडोगाइन और इनकोनिशिया तंबाकू के पौधों के जड़ों को संकेत कर उसकी उत्पादकता को कम कर देता है, कम कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जीन चिकित्सा क्या है, यानी कि जीन थेरेपी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट हो सकता है। तो देखते हैं फिर जीन चिकित्सा क्या होती है।
एक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं एनसीईआरटी की लाइन फैक्ट के साथ है। जीन चिकित्सा की मदद से अनुवांशिक बीमारियां यानी कि जो जेनेटिक्स से बीमारियां हो जाती है, जैसे कौन कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया आदि को ठीक किया जा सकता है। किससे किया जाता है? जीन चिकित्सा से। जीन चिकित्सा के द्वारा किसी भ्रूण के जीन दोषों में सुधार किया जाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो उसके जो जीन से उसमें सुधार किया जाता है। इसमें रोग को ठीक करने के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं और ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण के स्थानांतरित करते जो निष्क्रिय जीन की शर्ती पूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करता है। तो अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं जीन चिकित्सा के बारे में। तो देखते हैं किस व्यक्ति को हुआ था जीन चिकित्सा। हाँ, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन दोषों में सुधार किया जाता है। अनुवांशिक विकार, जिसमें एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। ठीक, जीन विकार रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। कोशिका ऊतक जो टिश्यू जीन में डाल देते हैं, जो भी सेल्स है जो भी टिश्यू उसमें जीन में डाल देता है। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग किस पर किया गया था? 1990। ये सन आपको याद रखना है। 1990 में 4 वर्षीय बालिका यानी कि लड़की पर किया गया था, जिसकी किसकी कमी थी? एडीए की कमी। अब एडी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। एडीए लसीकरणों के परिपक्वन के लिए आवश्यक बीटा लिपोसाइट और टी लिपोसाइट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें CIMS कोशिका मध्यम प्रतिरक्षा तंत्र, टी लसीकरणु प्रतिरक्षा मध्यम प्रतिरक्षा तंत्र, बी लसीकरणु, एडीए की कमी लसीकरणु यानी कि जो लिम्फेटिक है परिपक्व नहीं हो पाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिसमें सेवर कॉम्बिनेट इम्यून डिफिशियंसी देखने को मिलेगी डिजीज। एडीए एंजाइम जीन को अलग कर दिया जाता है, जिसमें एएनआर प्रोटीन देखने को मिलता है। एडीए एंजाइम का निर्माण करने वाले जीन्स में विकार देखने को मिलते हैं, सिकल सेल एनीमिया इत्यादि। अब ये लाइन आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, अच्छी तरीके से, क्योंकि वो उस पैराग्राफ से आपको दिक्कत आई होप देखने को मिल रही होगी। अब देखते हैं पॉइंट। जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग 1990 में एक 4 साल की बच्ची में एडिनोसिन डीएमिनेज एडी की कमी को दूर करने में किया गया था। यह लाइन इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। नेक्स्ट एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर देता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एडीए एंजाइम बीटा लिपोसाइट, बी लसीकरणों, टी लिपोसाइट, टी लसीकरणों को परिपक्व करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बच्चों में एडी की कमी का अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मेरो को प्रतिरोपण कर दिया जाता है, यानी कि थोड़ा ठीक किया जा सकता है। बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा को प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांट से ठीक किया जाता है। जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा भी उपचार किया जा सकता है, जिसमें सुई के द्वारा रोगी को सक्रिय एडी दिया जाता है, पर इन दोनों ही तरीकों से रोग की पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। ये आप देख पा रहे स्क्रीन पर। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट। अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए थे हमने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट लाइन ऐसे जंतु जिनके डीएनए को परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त भारी जीन व्यवस्थित होते हैं जो अपना लक्षण व्यक्त करते हैं, जैसे ऐसे जीन ऐसे जंतु परजीवी कहलाते हैं। ये जंतु अनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा विकसित होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स मॉडिफाइड जीन द्वारा ये डेवलपमेंट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल परजीवी चूहे, खरगोश, गाय, भेड़, सुअर, मछली आदि जंतु विकसित कर लिए गए। यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से जेनेटिक्स मॉडिफाइड जीन की सहायता से हमें ऐसे जंतु परजीवी डिस्कस कर लिए गए। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट कर लिए गए बायोटेक्नोलॉजी से। अब जंतु में जीन स्थानांतरण के उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य किया हमने? टीके की सुरक्षित जांच के लिए जो भी टीका उम्मन पर यूज करने से पहले बंदर पर यूज किया जाता है, जिससे पता चलता है इसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और क्लोन के उत्पादन के लिए जीन चिकित्सा के उपयोग के लिए सबसे पहले जीन चिकित्सा परजीवी जंतु पर किया जाता है। अनुवांशिक रोग के उपचार के लिए यानी जेनेटिक्स डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए अच्छी किस्म से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को पूर्ति के लिए भी किया जाता है।
जंतु के द्वारा उत्पादित दूध, मांस आदि गुणवत्ता सुधार के लिए भी किया जाता है। जीन की कार्य और संरचना में सुधार के लिए निम्नलिखित विधियों द्वारा देखने को मिलती है। निम्नलिखित विधि द्वारा परिजन्य जंतु को उत्पादित किया जा सकता है। डीएनए अंतरक्षेप इंजेक्शन के द्वारा, यानी डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा, भ्रूण स्टेम कोशिका मध्यस्थ जीन स्थानांतरण द्वारा, और राइट्रोवायरस यानी कि राइनोवायरस मध्य जीन स्थानांतरण के द्वारा, जिसमें आरएनए देखने को मिलता है आपको इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पैराग्राफ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में। वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, पुटिए, रोमेटोटाइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध है मार्केट में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मानव प्रोटीन, हाँ मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है। यानी कि ये यहाँ से आपका रिक्त स्थान यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आरबीसी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग एम्फीसीमा के निदान में किया जाता है। एम्फीसीमा एक ऐसा रोग है जो सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। 1997 में सबसे पहले परजीवी गाय रोजी, जिसे रोजी कहते हैं, मानव प्रोटीन युक्त दुग्ध प्राप्त किया गया, जिसमें इस दूध में मानव अल्फा 2025 राजस्थान आरबीसी बोर्ड बायोलॉजी में ये रिक्त स्थान में पूछा गया था कि कौन सा पाया जाता है प्रोटीन, लेक्ट एल्बुमिन मिलता है इस गाय में, रोजी गाय में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से। नेक्स्ट अंतिम पॉइंट हमारे पास है इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। बायोप्सी किसे कहते हैं, बायोप्सी से क्या तात्पर्य है, तो ये देखते हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जैसे अमेरिका, जो भी भारत की स्टेट कंपनी है, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां दूसरे संगठन द्वारा किसी अन्य राष्ट्रीय के जैविक संसाधन और एक किस्म जैव संसाधनों का संबंधित राष्ट्रीय के उचित अनुमोदन प्राप्त किए गए बिना उपयोग किया जाता है, उसे बायोपायरेसी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, आई होप आप सभी को ये समझ आ चुका है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।